नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान में लगान व अकाल की स्थिति पर। इससे पहले हम 2 व्याख्यान में मिल चुके हैं और ये तीसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम बात कर रहे थे कि अंग्रेज़ों ने रियासतें थी हमारे राजपूताना की, वहाँ के शासकों को समझाया कि एक तो जो मिडिल मैन है किसान और स्टेट के बीच में, खासकर जो गांव का मुखिया है, चाहे उसको चौधरी कहें, खुद कहें, मुकदम कहें, पटेल कहें, मुखिया कहें, वो उसकी भूमिका संदिग्ध है। और दूसरा उन्होंने यह समझाया कि वसूली जो टैक्स कलेक्शन है वो फिक्स कर दी जाए। जब फिक्स राशि किसान को पे करनी होगी तो वो खेत में अधिक मेहनत करेगा, जो भूमि बेकार पड़ी है उसको भी जोत करेगा, उसमें भी कल्टीवेट करेगा और ऐसी फसलों का उत्पादन करेगा जिनके दाम अधिक हैं, जो कमर्शियल फसलें हैं। रियासतों को ये बात समझ में आ गई। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सन 1852 के पश्चात भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट के नेतृत्व में संरक्षक समिति बनाई गई, गार्जियन कमेटी। 1855 में संक्षिप्त सर्वेक्षण के पश्चात नया भूमि सेटलमेंट लागू कर दिया, जिसमें समय समय पर संशोधन भी होता रहा। 1859-60 में अलवर में भी, अलवर का जो शासक था वो टीनेजर था, इसलिए एक अस्थायी बंदोबस्त वहाँ भी स्थापित कर दिया गया। सदी के अंत तक उसको कई बार बदला भी गया। जयपुर में 1863 में भूमि बंदोबस्त को बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों द्वारा इसका विरोध करने पर इसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। कुछ वर्षों बाद भूमि बंदोबस्त को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया। अब केवल खालसा क्षेत्र में सिंचित और असिंचित भूमि की पैमाइश करना ही मुख्य लक्ष्य बताया गया। इस पैमाइश के पश्चात किसानों को भूमि की किस्म के आधार पर लगान देने के लिए कहा गया। किसानों के विरोध को कम करने के लिए जातिगत अधिकार जो परंपरागत रूप से थे उनको कम नहीं किया गया, लेकिन कैश में, नगद में भूमि कर वसूल करना प्रारंभ कर दिया गया। जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट कर्नल लॉच की देखरेख में खालसा भूमि की पैमाइश करवाई गई। विद्यार्थियों, वैसे तो आपको अनेक बार बताया हुआ है और मैं समझता हूँ कि आपकी जानकारी में है कि खालसा भूमि जो राजकीय भूमि होती थी, स्टेट की जो भूमि थी वो खालसा भूमि कहलाती, और वहाँ उस स्टेट का जो राजकीय भूमि पर जो खेती कर रहे हैं उसकी बात है, उसकी पैमाइश करवाई गई। और 10 वर्ष पश्चात 1893-94 में नगद भूमि कर लेने की नीति स्थापित कर दी गई। यह व्यवस्था प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी। उदयपुर में 1871-72 में अंग्रेज पॉलिटिकल अधिकारियों ने छोटे पैमाने पर भूमि व्यवस्था 3 वर्षों के लिए स्थापित की। जब 1874-75 में इसे बढ़ाने की योजना बनाई गई, किसानों ने इसका विरोध किया। अंग्रेज़ों ने अपनी समस्त सत्ता का प्रयोग वहाँ भूमि बंदोबस्त को
स्थापित करने में लगा दिया। 1885 से 93 के मध्य इसे स्थापित कर दिया गया। सदी के अंत तक जैसलमेर और बांसवाड़ा जैसे राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में, रियासतों में भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया गया। 2 स्टेट छोड़ दी गई, जैसलमेर और बांसवाड़ा, क्योंकि वहाँ किसानों की स्थिति अलग प्रकार की थी। विभिन्न राज्यों में भूमि बंदोबस्त ने पुरानी व्यवस्था की प्रमुख बातों पर प्रहार किया। इनमें सर्वप्रथम तो लगान व्यवस्था की परिकल्पना को ही बदल दिया गया। लगान को भूमि से होने वाली आय पर कर के स्थान पर भूमि का किराया बना दिया गया, जिसका उपज से कोई संबंध नहीं था। विद्यार्थियों, रेखांकित करने योग्य है, यदि आपने ध्यान दिया हो, कि अब वो टैक्स न होकर के रेंट हो गया, और जो तय था, फिक्स था, कितनी उपज होती है, अधिक होती है या नहीं होती है, बाढ़ है या सूखा है, उससे कर कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन करने वाले अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं था। उनको टैक्स कलेक्ट करना था, रियासत को टैक्स कलेक्ट करना था। इस परिकल्पना की राजपूताना में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भी आलोचना की। ये जो नया सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, ये कुछ जो सहृदय अंग्रेज अधिकारी थे उनको भी अच्छा नहीं लगा। 1868 के भीषण अकाल पर प्रस्तुत रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई, वो एजीजी ब्रुक ने स्पष्ट लिखा उस रिपोर्ट में कि स्थायी भूमि बंदोबस्त ने अजमेर प्रदेश को भारी हानि पहुंचाई है। ऐसे क्षेत्र में जहां वर्षा अनिश्चित रहती थी, स्थायी बंदोबस्त हानिकारक था। उस अंग्रेज अधिकारी ब्रुक ने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि अंग्रेज अधिकारी का नाम मैंने विद्यार्थियों बता दिया आपको, एजीजे ब्रुक ने बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार किया कि अजमेर प्रांत में किसानों के ऋणी होने का मुख्य कारण राज्य की लगान की मांग को पूरा करना था। 1868-69 के अकाल के वर्ष में जब फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई, सालाना लगान पूरा वसूल किया गया। केवल जो उसने लिखा है ब्रुक ने रिपोर्ट में कि लगान में से केवल 35,261 रुपये बकाया रहे, बाकी सब वसूल कर लिया। इतना सब मालूम होने के बाद भी जो अंग्रेज सरकार, जो पॉलिसी मेकर है, उन्होंने भूमि बंदोबस्त को ही कंटिन्यू करने का फैसला रखा, उसी पर अधिक बल दिया। इसके बाद हम बात करते हैं बापीदारी अधिकारों पर। जो दूसरा अंग्रेजों का जो प्रहार हुआ, पर अंग्रेजों का दूसरा प्रहार वो बापीदारी अधिकारों पर था। इसका अभिप्राय आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी कृषकों की कमर तोड़ना था। तीसरा और प्रमुख लक्ष्य गांव की आत्मनिर्भरता और गांव के जीवन में सामंजस्य और एकता की भावना को समाप्त करना था। दूसरा प्रहार बापीदारी, यानी जो जमींदारों के पास मेरे जो ऐसे लोग जिनके पास में अपने बाप से अधिकार में मिलती है जो भूमि, जो स्वाभिमानी थे, उनकी कमर तोड़ना और गांव की आत्मनिर्भरता ख़त्म करना, गांव के जीवन का सामंजस्य ख़त्म करना, गांव में जो एकता है उसको समाप्त करना। इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया, यह किसी एक राज्य के उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा।
भूमि बंदोबस्त की विशेषताएं प्राय सभी राज्यों में समान थी, विशेषताएं कहें या लक्षण कहें। यद्यपि कुछ गौण बातों में स्थानीय अंतर अवश्य थे। मेवाड़ में भूमि बंदोबस्त से संबंधित एक अच्छा रिसर्च वर्क हुआ, जो अभी वो विद्यार्थियों वो जो रिसर्च वर्क हुआ वो अभी अप्रकाशित है। उसमें पर्याप्त उदाहरण उपलब्ध हैं जो इन तर्कों की पुष्टि करते हैं। उस शोध ग्रंथ पर आधारित भूमि बंदोबस्त का एक विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। मेवाड़ के सेटलमेंट ऑफिसर स्मिथ ने बंदोबस्त से पहले की स्थिति के विषय में बहुत से गलत तथ्यों का वर्णन किया और उस व्यवस्था को दोषपूर्ण बताकर उसे बदलने का औचित्य प्रस्तुत किया। उसने यह तो स्वीकार किया कि कृषक प्रचलित व्यवस्था से प्रसन्न थे, लेकिन उसे पुरानी कहा और उसको कृषकों के पास धन के अभाव के लिए उत्तरदायी ठहराया, उसे अवैज्ञानिक बताया। यह विरोधाभास एक ही वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट में 3 पैराग्राफों के अंतर में मिल जाता है, जिससे अंग्रेज प्रशासकों के पूर्वाग्रह का हमें जानकारी मिल जाता है। जब 1871-1872 में 3 वर्षों के लिए एक अल्पकालीन बंदोबस्त किया तो किसानों ने उसे अनमने ढंग से स्वीकार कर लिया। लेकिन जब 1874 तथा 1879 में इसे स्थायी बनाने का प्रयास किया तो किसानों ने इसके विरुद्ध खुला विद्रोह किया। गांव के कृषकों ने, किसानों ने पटेलों के नेतृत्व में अपने स्वाभिमान की रक्षा की और 1875 में उस व्यवस्था को स्थायी नहीं होने दिया। पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सुरक्षा, जो सामान्य सुरक्षा की बात है, का प्रबंध प्रत्येक गांव कर लेता था। किसी भी इमरजेंसी के लिए धन वहाँ के सेठ साहूकार से मिल जाता था, लेकिन सेठ को उस ऋण के बदले में भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने का अधिकार नहीं था। गांव का पटेल और पंच लाटा बाटा का निर्णय करते थे। जो भी वहाँ विवाद है, जो भी विषय है, उसका वो लोग निर्णय करते थे और गांव की आत्मनिर्भरता सुरक्षित थी। ठीक है कि गांव में विद्यार्थियों, गरीब लोग भी थे, किसान भी थे, उनको जब तक अंग्रेज वहाँ पर दखल नहीं था तो पूरा गांव अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकाई होता था। गांव के लोगों की ज़रूरतें आपस में पूरी हो जाती थी। जहाँ तक उनको धन की बात है, कैश की है, तो वहाँ हर एक गांव में एक साहूकार होता था, उससे लोगों को ऋण मिल जाता था। वो साहूकार उस ऋण के बदले में उनकी भूमि नहीं छीन लेता था, क्योंकि वो साहूकार का ऋण देर सवेर चुका देते थे और नहीं चुक पाता था कुछ माफ़ हो जाता था। पंच पटेल बैठ करके कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के अंग्रेजी जो व्यवस्था आई उसमें इन सब ये जो पूरा गांव का ताना बाना था, एक आत्मनिर्भर इकाई था, उस पर गहरी चोट पहुंची। 1875 के किसानों के विरोध से अंग्रेज जो एजीजी था लियोल को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। लगभग 100 गांवों के किसान अपनी समस्त संपत्ति के साथ गांव छोड़कर मालवा के लिए चल दिए और साहूकार तथा राज्य के कर्मचारी उनको पीछे पीछे उन्हें मनाने के लिए चलते रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि किसान स्थिति के स्वामी थे और अपनी बात मनवाने में सफल रहे। विद्यार्थियों,
पुनः आप इस बात को सुनिए कि जो एजेंट था, अंग्रेजी एजेंट एजीजी लियोल, 1875 में उसको आश्चर्य होता है कि किसान, 100 गांवों के किसान, मेवाड़ की बात चल रही है, अपनी समस्त संपत्ति के साथ गांव छोड़कर मालवा के लिए निकल पड़ते हैं। क्यों? अंग्रेजी नीति के खिलाफ। और उनके पीछे पीछे गांव का साहूकार और रियासत के कर्मचारी उनको मनाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर अडिग हैं और उनकी जो मांगे हैं वो स्वीकार की गई। इस विरोध के बावजूद लियोल ने अंग्रेजी भारत के भूमि बंदोबस्त की भांति व्यवस्था लागू करने का दृढ़ निश्चय किया। इतना सब कुछ देख लिया अंग्रेज ने, अंग्रेज़ों के पास में खबर है, लेकिन अंग्रेज बड़ी लालची कौम, क्योंकि वो तो भारत का यहाँ दोहन करने के लिए आए थे। मैंने पिछले व्याख्यान में भी कहा कि कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए यहाँ नहीं आए थे। अंतर इतना हुआ कि अंग्रेज़ों ने उसे लागू करने के लिए व्यापक तैयारियां की और अत्यधिक सावधानी से उन्हें क्रियान्वित किया। विद्यार्थियों, शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।